हेलो दोस्तों, वेलकम टू शुभ पाठशाला। आज हम न्यू यूनिट शुरू कर रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। ये चैप्टर पढ़ेंगे। आपका जो है सेकेंड टर्म में अगला यूनिट है जो कि इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के उसमें है, जिसमें आपको 3 चैप्टर होंगे, जिसमें एक चैप्टर है एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। कोशिश किया जाएगा 2 उसमें ख़त्म कर दिया जाए जल्दी। थोड़ी लंबी वीडियो रहेगी क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है, एग्ज़ाम भी आ रहे हैं आप सबके, तो उससे पहले ख़त्म कर दिया जाए इसको, जो ये यूनिट है, इसलिए थोड़ी लंबी वीडियो रहेगी। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए सीधा हम टॉपिक को देखते हैं। सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड होता क्या है? तो एग्रीगेट डिमांड मतलब होता है कि भाई टोटल डिमांड किसी इकोनॉमी में कितनी है, जितने भी गुड्स हैं उन सबकी टोटल डिमांड कितनी इकोनॉमी में कितनी है, और ये इसका जो मेजरमेंट होता है एक अकाउंटिंग ईयर या 1 ईयर में इसका मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, तो अब कह सकते हैं कि भाई एक अकाउंटिंग ईयर में जितने भी गुड्स और सर्विसेज हैं उनकी टोटल डिमांड कितनी है। ठीक है, तो इसको हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। जरा डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है एग्रीगेट डिमांड रेफर टू दी टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ध्यान रखना कि एग्रीगेट डिमांड में टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स की बात की जा रही है, रॉ मटेरियल या इंटरमीडिएट गुड्स यहाँ पर नहीं आएगा। विच ऑल द सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी आर प्लानिंग टू बाय एट गिवन लेवल ऑफ इनकम। ये ऑल दी सेक्टर, अब ये कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखना कि ऑल दी सेक्टर क्या है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि भाई कितने सेक्टर होते हैं। तो क्या है ऑल दी सेक्टर, जितने भी सेक्टर हैं इकोनॉमी में वो सब प्लान करते हैं क्या करने के लिए कि भाई बाय करने के लिए, किसमें? गिवन लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, एक इनकम में जो भी इनकम दे रखा है ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर। ठीक, तो इसे कहते हैं एग्रीगेट डिमांड। अच्छा, एक चीज में कंफ्यूजन हो जाती है मार्केट डिमांड में और एग्रीगेट डिमांड में। तो कुछ बच्चे जो है मार्केट डिमांड को ही एग्रीगेट डिमांड समझ लेते हैं। तो यहाँ पर मार्केट डिमांड अलग कॉन्सेप्ट है और एग्रीगेट डिमांड अलग कॉन्सेप्ट है। जब मार्केट डिमांड की बात की जाती है तो मार्केट डिमांड में हम सिर्फ एक गुड्स की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कॉफी की डिमांड जो है वो पूरे मार्केट में कितनी है, लेकिन यहाँ जब एग्रीगेट डिमांड की बात की जा रही है तो जितने गुड्स एंड सर्विसेज हैं उन सबके टोटल डिमांड की बात की जा रही है। चाहे वो कॉफ़ी हो, चाहे टी हो, या राइस हो, या कोई भी सर्विसेज है, तो इन सबके टोटल डिमांड की बात की जा रही है। तो आई होप आप सब जो है मार्केट डिमांड और एग्रीगेट डिमांड में डिफरेंस समझ गए होंगे। अब देखिए मैंने पॉइंट लिख रहा है कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। अब ये कंपोनेंट क्या है, इसी कंपोनेंट को ही समझोगे तो ये ऑल दी सेक्टर हैं ये समझ में आ जाएगा। तो एग्रीगेट डिमांड के आपके 4 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले कंजप्शन सी, ठीक है, जो प्राइवेट सेक्टर कंजप्शन करता है। नाउ इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट जो खर्चा करता है, और क्या है नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, तो इस तरह से आपके 4 कंपोनेंट होते हैं एग्रीगेट डिमांड में। अब जहां सी की बात की जा रही है तो सी का मतलब यहां पर यह है कि जो प्राइवेट हाउस होल्ड हैं जो कंजप्शन पे खर्चा कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं? कंजप्शन कहते हैं या सी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आई इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट भी प्राइवेट सेक्टर जो है कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं या कैपिटल एडिशन करते हैं तो उसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। प्राइवेट सेक्टर ही नई मशीनरी वगैरह परचेज कर रहा है या कोई नई बिल्डिंग वगैरह बनवा रहा है, कोई नया बिजनेस इस्टेब्लिश कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट है। ठीक, अच्छा, उसके बाद गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात करें तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी होती है, गवर्नमेंट भी खर्चा करता है, कंजप्शन में भी खर्चा करता है और इन्वेस्टमेंट में भी खर्चा करता है। तो दोनों खर्चों को मिलाकर जो दोनों एक्सपेंडिचर हैं वो दोनों मिलाकर क्या होगा? आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होगा। और नेट एक्सपोर्ट क्या है भाई? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये हम नेशनल इनकम में पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। एक्सपोर्ट मतलब होता है कि जब हम अदर कंट्री में सेल आउट करते हैं अपने सर्विसेज को और गुड्स को, और इंपोर्ट मतलब होता है कि जब हम उनसे परचेज करते हैं। तो इन दोनों के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? नेट एक्सपोर्ट कहते हैं। ठीक है, अब ये 4 कंपोनेंट हैं जो यहाँ पर ऑल सेक्टर लिखा हुआ था, तो यहाँ पर ये 4 सेक्टर हैं, इसके 4 सेक्टर हैं। इन चारों सेक्टर का जो टोटल डिमांड होता है उसी को हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। ठीक, अब देखिए आपके इसमें मैंने नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है
टू सेक्टर मॉडल। मैंने स्पेशली इसलिए लिख दिया है कि आप सबको सारे पॉइंट में समझा सकूं, बीच में कोई पॉइंट स्किप ना हो सके। तो टू सेक्टर मॉडल मतलब कि आप सबके कोर्स में, 12th के कोर्स में सिर्फ टू सेक्टर मॉडल है, मतलब C+I, मतलब कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट को ही हम इस पूरे 12th क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। इन दोनों कॉन्सेप्ट को क्या है बाद में ग्रेजुएशन में आप सब इसको डिस्कस करेंगे। तो अभी C+I जो है सिर्फ इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये दोनों हम 12th के कोर्स में नहीं है, मतलब नेट एक्सपोर्ट की बात की जाए तो ये नहीं है, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो ये नहीं है। तो C+I कंजप्शन की बात की जा रही है। तो देखिए कंजप्शन की जब बात की जाती है तो कंजप्शन का क्या होता है, कंजप्शन का रिलेशन जो है वो इनकम के साथ पॉजिटिव होता है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हमारा कंजप्शन भी बढ़ता है। पर हम जिस इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर कांस्टेंट है, फिक्स है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट दो तरह की होती है भाई, एक ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हो गया और इंड्यूस हो गया। जब हम इन्वेस्टमेंट फंक्शन पढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट के बारे में सिर्फ पढ़ेंगे तो इन दोनों चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल आप सबको ये ध्यान रखना है कि इस इन्वेस्टमेंट को क्या कहा जाता है, ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो कॉन्स्टेंट है, जो फिक्स है, जो चेंज नहीं होता, वेरिएबल नहीं है, चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो इसके इन दोनों कॉम्पोनेंट के बिहाफ पे हम अभी शेड्यूल बनाएंगे और डायग्राम देखेंगे। देखिए मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिख रखा है, डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो इसलिए अभी हम शेड्यूल देखेंगे और डायग्राम बनाएंगे। आप सब इसको जो है नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अभी मैं इसको इरेज करूंगा। इरेज करने के बाद जो है डायग्राम बनाया जाएगा। तो चलिए इसको मैं जरा इरेज कर देता हूँ। आपके 4 कंपोनेंट हैं, ठीक। तो देखिए अभी बिल्कुल सिंपल सा शेड्यूल है, सिंपल सा शेड्यूल आप सब बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले Y मतलब इनकम, नाउ कंजप्शन, और ये आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है। जैसे जैसे आपके बुक में टॉपिक है मैं उसी हिसाब से आप सबको लेकर चलूँगा, वरना मैं जब पढ़ाता हूँ तो मेरा कॉन्सेप्ट यही होता है कि मैं कंजप्शन है तो कंजप्शन के फंक्शन को समझा दूँ, फिर यहाँ पर लूँ, उसके बाद इन्वेस्टमेंट, दोनों टाइप के इन्वेस्टमेंट समझा दूँ, फिर यहाँ पर लूँ। पर बुक के हिसाब से चलूँगा जिससे आप सबको कन्फ्यूजन ना हो कि कहाँ पर मैंने क्या पढ़ा दिया। तो मैं बुक के हिसाब से चल रहा हूँ। तो वहाँ पर कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट की बात की गई है, तो मैं पहले कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट की बात यहाँ पर हम जो है शेड्यूल बनाएंगे। और जब कंजप्शन फंक्शन जब पढ़ेंगे तो कंजप्शन के बारे में उस टाइम और ज़्यादा डीपली समझेंगे। तो देखिए इनकम हमने ले लिया 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, ये हमारी इनकम हो गई। और कंजप्शन 40, 120, 200, 280, 360, 440 और 520, ये हमारी क्या हो गई भाई, ये हमारा जो है कंजप्शन हो गया। अब मैंने कहा था कि यहाँ पर आप सबको इन्वेस्टमेंट जो है वो फिक्स लेना है, तो एक फिक्स इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं हम 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40। अब मैंने कहा था कि भाई एग्रीगेट डिमांड के आपके 4 कंपोनेंट हैं, एडी के आपके 4 कंपोनेंट C+I+G प्लस नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। ये 4 कंपोनेंट है जिसमें से आपके 2 कंपोनेंट कोर्स में नहीं है। तो ये 2 कंपोनेंट अगर हटा दिया जाए, इन दोनों को हटा दूं तो आप सबके पास क्या बचेगा, सिर्फ 2 ही सेक्टर का बचेगा, C+I। तो इन दोनों को आप प्लस करोगे तो आपका एडी बन जाएगा। तो इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं, ठीक है, जिससे आपका क्या बन जाए, एडी बन जाए। अब जब आप 12th में इसको एग्जाम पे करेंगे तो ध्यान रखना एडी मतलब C+I है, ठीक। तो इसको हम प्लस कर लेते हैं, यहाँ पर मैं एडी लिख देता हूँ। ये हो गया 80, ये 160, ये 240, ये 320, ये 400, ये 480 और ये 560, ये एडी हो गया आपका, ठीक है। अब इसको हम जरा डायग्राम पे देख लेते हैं, डायग्राम पे कैसे बनाते हैं। तो ये आपका डायग्राम बिल्कुल सिंपल सा डायग्राम है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। यहाँ पर आप इनकम लिखेंगे। आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो एक्स एक्सिस है उसके सारे डायग्राम पे आप इनकम लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें हम इनकम को ही डिटरमाइन करते हैं। तो आप यहाँ पर इनकम लिखेंगे और यहाँ पर एडी लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए जो आई है वो तो कांस्टेंट है बिल्कुल। तो यहाँ मान लीजिए 40 है, तो ये बिल्कुल हर एक पॉइंट पे, हर एक यूनिट पे क्या होगा, इनकम के हर एक लेवल पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा, 40 ही होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो कंजप्शन है वो यहाँ पर क्या है, ऐसे जाता है, ठीक है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है कंजप्शन जाता है।
अब इसके बीच में एक गैप है, कंजप्शन के बीच में एक गैप है ये, ठीक है, इसे सी बार या ऑटोनोमस कंजप्शन कहा जाता है। कंजप्शन फंक्शन समझेंगे तो और डीपली समझेंगे, अभी समझ लीजिए ये ऑटोनोमस कंजप्शन है। ऑटोनोमस कंजप्शन वो कंजप्शन होता है कि आपकी इनकम अगर जीरो है तब भी आप कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हो, तो उसको ऑटोनोमस कंजप्शन कहते हैं। देखिए यहाँ पर इनकम जीरो है फिर भी आप 40 कंज्यूम कर रहे हो, क्योंकि भाई आपको सर्वाइव करने लेके कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ तो खाना पीना ही पड़ेगा, ठीक है। आप अब यहाँ पर बात ये आ जाती है कि भाई अगर इनकम जीरो है तो हम कंज्यूम कैसे कर सकते हैं, तो इसके दो तीन तरीके हैं। या तो आपने पुरानी सेविंग रख रखी हो तो आप सेविंग यूज करोगे, चाहे आप इस टाइम कोई जॉब नहीं कर रहे, अगर आप पास्ट में कोई जॉब कर रहे थे आपने सेविंग कर रखी है तो आप उसको यूज करोगे, या अपनी वेल्थ है उसको बेचोगे, तो किसी ना किसी तरह से आप कंज्यूम करोगे, तो इसको ऑटोनोमस कंजप्शन कहते हैं। तो इतनी कंजप्शन होगी। अब एक क्वेश्चन ये आ जाता है एग्जाम में कि कंजप्शन जो है वो जीरो क्यों नहीं होती, या एडी जो है वो जीरो क्यों नहीं होता है। तो एडी जीरो नहीं होता है क्योंकि वो कंजप्शन कभी जीरो नहीं होती, सिंपल सा है। और कंजप्शन जीरो क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो है दो तरह का कंजप्शन होता है, एक तो ऑटोनोमस कंजप्शन हो गया, ठीक है, और एक इंड्यूस कंजप्शन हो गया, मतलब कि जो इनकम के साथ जो बढ़ती है, ठीक है, जैसे जैसे इनकम हमारा इंक्रीज होता है वैसे वैसे हमारा कंजप्शन जो है इंक्रीज होता है। तो कहीं ना कहीं ऑटोनोमस कंजप्शन हमारा ऐसा कंजप्शन है कि इनकम जीरो रहेगी तब भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करेंगे, इसलिए क्या है ये कभी कंजप्शन जो है कभी जीरो नहीं होता, ठीक है। अगर सिंपल सी लैंग्वेज में कहा जाए तो आप सरवाइव करने के लिए कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करेंगे ही, चाहे आप उधार लें, चाहे आप पास्ट की सेविंग खर्च करें, या अपनी वेल्थ बेचें, कुछ भी करें, ठीक है। तो ये आपका कंजप्शन हो गया। और जस्ट इसके पैरेलल, बिल्कुल इसके पैरेलल जो है एडी जाता है, ये हो गया आपका एडी, ठीक है। अब इसके पैरेलल क्यों जाता है, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो सी होता है, कंजप्शन होता है, क्योंकि ये तो फिक्स ही है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस सी होता है, जितना ये बढ़ेगा उतना ही एडी बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। तो इसलिए जो है कंजप्शन जो है इस तरह से आपका इसका ये डायग्राम बनता है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि एग्रीगेट डिमांड क्या है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, वो मैं लिख लेता हूं, इतने आप सब इसको उतार लीजिए। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो हम पीछे इसको डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार सेपरेट डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एडी क्या है, सी प्लस आई है, आपके 2 सेक्टर में है, जो एडी है सी प्लस आई है, हम डिस्कस कर चुके हैं। वैसे तो सारे सेक्टर कितने थे, 4 थे, परंतु 12th में क्या कर रखा है आपको, सिर्फ 2 सेक्टर दे रखे हैं, वो कंजप्शन सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर और इन्वेस्टमेंट सेक्टर, ठीक है। तो सी प्लस आई है। फिर देखिए पॉजिटिव कंजप्शन, पॉजिटिव कंजप्शन का मतलब यहाँ पर ये है कि कंजप्शन कभी नेगेटिव नहीं होता है। पॉजिटिव कंजप्शन मतलब ये हो गया कि भाई जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होती है आपकी कंजप्शन बढ़ती रहती है, ठीक है। इसका पॉजिटिव रिलेशन होता है किसके साथ, इनकम के साथ। यही जब आप कंजप्शन फंक्शन पढ़ेंगे तो यही इसका डेफिनेशन भी है कि भाई क्या है कि इनकम के साथ जो है कंजप्शन का पॉजिटिव रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन ही उसका क्या है, कंजप्शन फंक्शन है, ठीक। उसका देखिए स्लोप ऑफ कंजप्शन कर्व, तो स्लोप ऑफ कंजप्शन कर्व की जब बात की जा रही है तो देखिए यहाँ पर स्लोप कैसा है, स्लोप ऑफ कंजप्शन कर्व कैसा है, अपवर्ड है। अपवर्ड क्यों है, ये इंडिकेट करता है कि कंजप्शन का इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशन है। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजप्शन बढ़ेगा, ठीक है, और कंजप्शन जीरो नहीं होगा, ठीक। उसका है स्लोप ऑफ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का स्लोप देखिए क्या है, बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब ये क्या कहता है कि जो हमारा आई है इन्वेस्टमेंट है वो वेरिएबल नहीं है, फिक्स है, वो चेंजेबल नहीं है, ठीक है। मतलब एक फिक्स है, उसका इनकम के साथ कोई रिलेशन नहीं है। इनकम कितनी भी इंक्रीज हो जाए, इनकम कितनी भी इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, इन्वेस्टमेंट वहीं को वहीं फिक्स है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, स्लोप ऑफ एडी कर्व। तो स्लोप ऑफ एडी कर्व किसके स्लोप पे डिपेंड करता है, कंजप्शन के स्लोप पे डिपेंड करता है। अगर कंजप्शन के स्लोप का पॉजिटिव रिलेशन है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है इनकम के साथ आपका जो है एडी का भी क्या होगा, पॉजिटिव रिलेशन होगा, और पॉजिटिव रिलेशन होगा तो ये भी अपवर्ड जाएगा, ठीक है। तो ये सारे स्लोप्स थे, कई बार एक पॉइंट देकर उसको समझाने को आ जाता है एग्जाम में, तो ये आप सब देख लीजिए। इसके बाद हमने एडी जो है यहाँ पर देख लिया, इसके बाद एएस देख लेंगे, और एएस के बाद आज की वीडियो खत्म करेंगे। इसको हम 2 वीडियो में इस चैप्टर को जो है खत्म करेंगे। तो आप सब इसको उतार लिए, मैं एएस देख लेता हूँ, एग्रीगेट सप्लाई।
तो चलिए एग्रीगेट सप्लाई देख लेते हैं। एग्रीगेट सप्लाई होता क्या है, तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं क्या है। एग्रीगेट सप्लाई रेफर टू मनी वैल्यू, अब ये ध्यान रखना मनी वैल्यू, ठीक है, ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस दैट ऑल द प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सप्लाई इन एन इकोनॉमी इन एन गिवन टाइम पीरियड। तो क्या है कि फाइनल गुड्स और सर्विसेज के एक मनी वैल्यू है, ठीक है, जो प्रोड्यूसर जो होते हैं विलिंग करते हैं सप्लाई करने के लिए एक मार्केट में। अब आप सबने इससे पहले सर्कुलर फ्लो पढ़ा था, तो आप सबने देखा था कि जब कोई चीज प्रोडक्शन करवाया जाता है तो उससे मिलने वाली जो फैक्टर पेमेंट होती है वो क्या कर दी जाती है कि सारे फैक्टर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। जैसे कि भाई जब प्रोड्यूसर इन चीज़ों को बनवाएगा तो जो उसकी मनी वैल्यू होगी, उस गुड्स और सर्विसेज की मनी वैल्यू होगी, तो जो उसके फैक्टर्स होंगे उनको क्या कर दिया जाएगा, पे कर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए लेबर है तो उसको वेजेस दिया जाएगा, ठीक है, वेजेस या सैलरी दी जाएगी, ठीक, सैलरी दी जाएगी है। और वहीं पे अगर बात की जाए लैंड है तो उसको रेंट, ठीक, रेंट दिया जाएगा। कैपिटल है तो इंटरेस्ट, ठीक, इंटरेस्ट दिया जाएगा। उसके बाद अगर एंटरप्रेन्योर है तो उसको प्रॉफिट मिलेगा। तो इस तरह से ये जो भी मनी वैल्यू होती है वो इन फैक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो ये क्या हो गया, फैक्टर्स की इनकम होगी। क्या हो गया, ये फैक्टर्स की इनकम होगी या फैक्टर पेमेंट मान लो। फैक्टर पेमेंट क्या होता है, फैक्टर से इनकम होती है। तो इस तरह से ये क्या है कि इकोनॉमी की वाई है, मतलब इनकम होती है, इकोनॉमी की इनकम होती है। तो इस तरह से देखा जाए तो जो एग्रीगेट सप्लाई है वो क्या है, इनके इनकम के बराबर है। इनकम क्या होता है, वाई होता है, ठीक है, या नेशनल इनकम लगा लीजिए, ठीक है। तो नेशनल इनकम के बराबर क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम वाई को एएस लिख सकते हैं, वाई को एएस लिख सकते हैं। सिंपल है, क्योंकि अभी हमने देख लिया कि जितनी भी मनी वैल्यू आती है वो क्या कर दिया जाता है, फैक्टर में पेमेंट कर दिया जाता है फैक्टर्स को। और जो पेमेंट होती है क्या होती है, इनकम होती है। और फिर इस तरह से इनकम क्या होगी, एएस के बराबर हो गई, ठीक है। और अब वाई की जब बात की जाए, जब वाई की बात की जाए तो वाई क्या होता है, जरा देखिए, वाई इक्वल टू सी प्लस एस होता है। y इक्वल टू सी प्लस एस होता है। अब भाई इनकम का क्या करते हैं, इनकम कंज्यूम करते हैं। जब भी कोई इनकम होती है तो हम कंज्यूम कर लेते हैं, कंज्यूम करने के बाद जो बच गया उसको सेविंग कर लेते हैं। तो दो कंपोनेंट होते हैं भाई y के, सी प्लस एस, ठीक है। कंजप्शन और सेविंग दोनों मिलाकर क्या होगा, आपकी इनकम होगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप 20,000 कमाते हैं तो 15,000 खर्च कर दिया और 5,000 सेविंग होगी, तो दोनों को प्लस कर दो तो क्या होगी, आपकी इनकम होगी जो कि 20,000 थी, ठीक है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो y as के बराबर है और y के बराबर c प्लस एस होता है। तो इस तरह से क्या हुआ कि as के बराबर भी क्या हो गया, as के बराबर हो गया c प्लस एस, ठीक है। तो इसके दो कंपोनेंट आ गए, c प्लस एस। c के बारे में आप सबको पता ही है, कंजप्शन है, और s मतलब सेविंग। जब भी कंज्यूम करने के बाद जो भी इनकम में से बच जाए उसको हम सेविंग कहते हैं। अब इसको हम एक डायग्राम पे और शेड्यूल पे देख लेते हैं कि होता क्या है और किस तरह से बड़ी इजीली ये निकल जाता है। बिल्कुल जो शेड्यूल मैंने पीछे बनाया था उसी शेड्यूल को हम रिपीट करेंगे, बार बार उसी शेड्यूल करेंगे और बड़ी इजीली आप सबको याद भी हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि कैसे। तो मैंने क्या करा था वहां पर, देखिए मैंने जो इनकम लिया था y जो लिया था वो 0, 100 और 200, 300, 400, 500, 600 यही लिया था। कंजप्शन जो है c मैंने लिया था 40, 120, 200, 280, 360, 440 और यहाँ पर 520 हो गया, ठीक है। अब देखिए s निकालते हैं हम, s निकालते हैं। अब देखिए क्या था, y इक्वल टू सी प्लस एस था, ठीक। ये c इधर जाकर माइनस हो जाए, y में से c को माइनस कर दो तो s आ जाएगा। तो हमें यही करना है कि इस c को, कंजप्शन को इसमें से माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो इसमें से माइनस कर दे तो -40, -20, 0, 20, 40 और 60 और 80, ठीक है। तो ये आ गया सेविंग। अब हमने बात की थी कि एएस क्या है, c प्लस एस है, तो यहाँ पर हम एएस निकाल लेते हैं, c प्लस एस, ठीक है। एएस निकाल लेते हैं, c प्लस एस, ठीक है। तो देखो इन दोनों को प्लस करोगे तो 0 आएगा, इन दोनों को प्लस करोगे तो 100 आएगा, इनको प्लस करोगे तो 200 आएगा, इनको प्लस करोगे 300 आएगा, यहाँ इनको प्लस करोगे 400 आएगा, इसको प्लस करोगे 5 आएगा और इसको प्लस करोगे तो 600 आएगा,
ठीक, 600 आएगा। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पर AS जो है, AS वो किसके बराबर है, Y के बराबर हो गया ना, सिंपल, ठीक है। तो ये AS क्या हो गया, Y के बराबर हो गया, ठीक है, क्योंकि हमने पहले बता दिया था कि भाई मनी की वैल्यू है, फाइनल गुड्स की मनी की वैल्यू है जो कि प्रोड्यूसर बिलिंग करता है प्रोड्यूस करने के लिए, और जब वो मनी उसको मिलती है तो क्या करता है, वो फैक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक है। जब फैक्टर में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा तो सबकी इनकम होगी, तो इसका मतलब ये हो गया कि इनकम ही क्या है, आपका एग्रीगेट सप्लाई है, ठीक। अब इसको अब देखो, जब हमने कंजप्शन की बात की थी तो कंजप्शन हमने क्या देखा था कि भाई कंजप्शन कभी जीरो नहीं होता है, लेकिन यहां पर देखिए कि AS Y ये क्या है, जीरो भी होता है, AS क्या है, जीरो भी होता है। अब मैं इसको रफ कर लेता हूं, आप सबके लिए डायग्राम बना देता हूं, ठीक। तो देखिए AS क्या है, जीरो भी होता है, ठीक, ये देखिए। तो AS यहां पर जाता है, ये हो गया AS, यहां पर इनकम लिख लीजिए, इनकम, और यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई, ये 45 डिग्री का होता है, 45 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है भाई 45 डिग्री का क्यों होता है, बिल्कुल सेम रीजन है, क्योंकि AS क्या है, इनकम के इक्वल होता है, इसलिए 45 डिग्री का होता है। जितना सप्लाई बढ़ेगा उतना ही क्या होगा, आपका इनकम बढ़ेगी, ठीक है, इसलिए 45 डिग्री का होता है, बिल्कुल उसी पॉइंट पे चलता है, ठीक है। इसलिए कॉन्स्टेंट रेट में भी क्या है, इंक्रीज करता है। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे जैसे आपके AS बढ़ेगा वैसे वैसे Y बढ़ेगी, मतलब जितने AS बढ़ेगा, जितना सप्लाई होगी उतनी ही Y होगी। तो यह आपका एग्रीगेट सप्लाई था। आई होप आप सबको एग्रीगेट सप्लाई समझ में आ गया, बिल्कुल सिंपल। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ, बिल्कुल सिंपल है कि भाई आप ये कंजप्शन को आपको रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया गया है। देखिए ये 40 आप याद रखिए, और इसमें मैंने 80 प्लस कर दिया है, ठीक है। 80 प्लस करा 120 आ गया, 80 प्लस करा 200 आ गया, 80 प्लस करा 280 आ गया। तो रटने की जरूरत नहीं है, आप 40 में 80 प्लस करते जाइए, आप सबका यहाँ तक आ जाएगा। बाकी ये दोनों चीज़ें आप जब बिल्कुल बनाना आ जाएगा तो बाकी सारी चीज़ें तो अपने आप निकल जाती हैं, क्योंकि आपस में रिलेट हैं, ठीक है। तो आपस में रिलेट है, जैसे मैंने इसमें से माइनस करा तो सेविंग आ गया, सिंपल है, ठीक है। तो ये बिल्कुल आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि भाई कैसे शेड्यूल रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, बिल्कुल सिंपल है। 40 में से मैंने 80 प्लस करा, 80 प्लस करा 120, 80 प्लस करा 200, 80 प्लस करा 280, 80 प्लस करा 360, और 80 प्लस करा 440, और 80 प्लस करा 520। तो मैंने 80 प्लस कर रखा है, तो बिल्कुल इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एग्रीगेट सप्लाई था। आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं, इसके बाद अगली वीडियो में यह चैप्टर हम खत्म कर देंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।